एवरीवन, कैसे आप सभी। दिस इज कृषि दीदी एंड स्वागत करते हैं आप सभी का सीयूईटी रैंक प्लस चैनल पे। देखो, कोई भी एग्जाम जब आप देने जा रहे हो उससे पहले ना एक बार पीवाईक्यूज देख लेने चाहिए, बिकॉज पीवाईक्यूज करने से आपको वो कॉन्फिडेंस मिलेगा, आपको पैटर्न समझ में आएगा कि अच्छा ये सारे चैप्टर्स है और ये सारे टॉपिक्स है, तो कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स है जिसमें बार बार क्वेश्चंस आया, बार बार रिपीट हुए हर साल। तो वही आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं, दैट इज पीवाईक्यूज। तो सीयूईटी बायोलॉजी मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज आपकी कृषि दीदी आपके लिए लेकर आई है। तो ये है मेरा इंट्रोडक्शन, आप बाद में भी पॉज करके देख सकते हैं। दिस इज अवर फुल रैंक प्लस टीम। जिनको नहीं पता, हम यूट्यूब में तो सेशंस ले ही रहे हैं, साथ साथ में हमने बैचेस भी लॉन्च किए हैं। सो दिस अवर फुल रैंक प्लस टीम will guide you in our app also। ठीक है, तो आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, प्ले स्टोर में भी अवेलेबल है, ऐप स्टोर में भी अवेलेबल है। एंड दिस इज अवर IVR नंबर। आप कोई भी मुसीबत में फंस जाए, कोई भी डिफिकल्टी हो वाइल डाउनलोडिंग द ऐप, या कुछ भी आपको ना समझ में आया हो, तो आप बेझिझक होकर व्हाट्सएप में डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, या तो कॉल भी कर सकते हैं ये नंबर पे। ठीक है, तो आपको कोई ना कोई रहेगा अवेलेबल जो आपको हेल्प करेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, द प्रोसेस ऑफ एरेशन इज डन एट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट। अब ये है हमारे माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर वाले चैप्टर का क्वेश्चन, राइट। हमें पता है कि यार सीवेज ट्रीटमेंट में देयर इज प्राइमरी ट्रीटमेंट, देयर इज सेकेंडरी ट्रीटमेंट, देयर इज टर्शियरी ट्रीटमेंट। तो ये सारे ट्रीटमेंट क्यों होते हैं? क्योंकि ये जो सीवेज ट्रीटमेंट है, ये जो सीवेज का पानी है, उसको हम प्यूरिफाई कर सके, उसको हम ट्रीट कर सके, राइट। सबसे पहला जो होता है ट्रीटमेंट, दैट इज अवर प्राइमरी ट्रीटमेंट, दैट इज अवर प्राइमरी ट्रीटमेंट। ये प्राइमरी ट्रीटमेंट में बच्चों क्या होता है? प्राइमरी ट्रीटमेंट इज नथिंग बट फिजिकल ट्रीटमेंट। क्यों हम इसको फिजिकल ट्रीटमेंट बोलते हैं? बिकॉज हम ये प्रोसेस में पानी को सिर्फ और सिर्फ फिजिकली ट्रीट कर रहे हैं। जो भी स्लज रहेगा, जो भी ऊपर ऊपर के जो सेडिमेंट्स रहेंगे, उसको सेडिमेंटेशन प्रोसेस से निकाले जाएंगे, एंड देन फिल्ट्रेशन प्रोसेस से वो सारे माइन्यूट पार्टिकल्स भी निकाले जाएंगे। तो क्या हम यहाँ पर कुछ ऐड कर रहे हैं? कोई माइक्रोब्स का एडिशन हो रहा है? नहीं, कुछ भी चीज ऐड नहीं कर रहे बेटा, राइट। यहाँ पर केवल फिजिकल ट्रीटमेंट हो रहा है इन द प्राइमरी ट्रीटमेंट, एंड दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड एज फर्स्ट प्रोसेस, दैट इज फिजिकल ट्रीटमेंट। सेकेंड प्रोसेस होता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट। अब ये सेकेंडरी ट्रीटमेंट में क्या डिफरेंस है? सेकेंडरी ट्रीटमेंट में आप माइक्रोब्स को ऐड कर रहे हो। क्या ऐड कर रहे हो? माइक्रोब्स को ऐड कर रहे हो। जब भी आप माइक्रोब्स को ऐड कर रहे हो तो इसका मतलब है कि वहां पर एरेशन होगा, राइट। बीओडी टर्म यूज किया जाएगा। व्हाट इज बीओडी? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो यहाँ पर हम माइक्रोब्स की मदद से बेटा कर रहे हैं सीवेज ट्रीटमेंट, एंड दैट इज कॉल्ड एज बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑल्सो। तो ये चीज याद रखनी है, जब भी आपको बोले कि बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट कौन सा है, प्राइमरी ट्रीटमेंट है कि सेकेंडरी ट्रीटमेंट है, तो आपको याद रखना है कि बायोलॉजिकल मतलब क्या? बायो मतलब क्या? लिविंग, मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स, माइक्रोब्स को जब आप ऐड करोगे तो उसको हम बुलाएंगे बायोलॉजिकल प्रोसेस, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट या बायोलॉजिकल प्रोसेस को हम क्या बुलाते हैं? सेकेंडरी ट्रीटमेंट। याद रहेगा, सभी को याद रहेगा। सेकेंडरी ट्रीटमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड एज बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट और बायोलॉजिकल प्रोसेस। प्राइमरी ट्रीटमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड एज फिजिकल प्रोसेस या फिजिकल ट्रीटमेंट। बस ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है। अब यहाँ पर ऑप्शंस देखते हैं। प्रोसेस ऑफ एरेशन इज डन एट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप। जैसे मैंने कहा कि एरेशन कब पॉसिबल होगा? जब आप माइक्रोब्स को ऐड करोगे। माइक्रोब्स को आप कौन से प्रोसेस में ऐड करते हो? प्राइमरी ट्रीटमेंट में कि सेकेंडरी ट्रीटमेंट में? ऑफ कोर्स इट इज सेकेंडरी ट्रीटमेंट, एंड दैट इज व्हाई यहाँ पर आंसर होगा सेकेंडरी ट्रीटमेंट। पर ऑप्शंस देखो, थोड़ा सा ट्रिक किया गया है। ऑप्शंस में सेकेंडरी ट्रीटमेंट एंड बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट दोनों दिया गया है। इसका मतलब है हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। समझ में आ रहा है? ऐसा थोड़ा सा ट्रिक कर सकते हैं एग्जाम में। जब आपको बोले खाली सेडिमेंटेशन हो रहा है या फिल्ट्रेशन हो रहा है, तो आपका आंसर क्या होगा? तो आपका आंसर होगा प्राइमरी ट्रीटमेंट। और अगर ऑप्शन बी दिया गया है फिजिकल ट्रीटमेंट, तो फिर ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों सही हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको कि फिजिकल ट्रीटमेंट को हम प्राइमरी ट्रीटमेंट भी कहते हैं, एंड दैट इज व्हाई बोथ ए एंड बी आंसर होगा। पर यहाँ पर क्योंकि सेकेंडरी ट्रीटमेंट और बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट दोनों एक ही ऑप्शन है, दैट इज व्हाई ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे।
in food chain, if there is 5000 joule of energy available to the producer, then how much energy will be available to the secondary consumer? सबसे पहली चीज ना, ये तो सॉल्व करेंगे। सबसे पहली चीज तो अभी के अभी आप 1.5x पे लगा दीजिए वीडियो को, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप वीडियो को एंड तक देखिए, राइट। वी हैव टू सेव अ लॉट ऑफ टाइम। हमारे पास अब टाइम की कमी हो गई है, 15th मई से हमारे एग्जाम शुरू हो जाएंगे। सो सारे बच्चे 1.5x या उससे ज्यादा की स्पीड में ही देखेंगे वीडियो को, ठीक है। पर एंड तक जरूर देखना, बिकॉज मैं हर एक क्वेश्चन को एकदम बारीकी से, एकदम रिलेटेड कॉन्सेप्ट के साथ मैं आपको समझाने वाली हूँ, ताकि आप एक क्वेश्चन करोगे तो साथ साथ में और 3-4 क्वेश्चन की प्रिपरेशन हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या लॉजिक अप्लाई करना है, देखो। फूड चेन में सबसे पहला जो ट्रोफिक लेवल रहता है, दैट इज ऑलवेज ऑफ द प्रोड्यूसर, ठीक है, ऑलवेज ऑफ द प्रोड्यूसर। अब प्रोड्यूसर और कंज्यूमर में आप फर्क जानते हो। प्रोड्यूसर मतलब क्या, यहाँ पर ग्रीन प्लांट्स आ जाएंगे, राइट, ग्रीन प्लांट्स आ जाएंगे। नाम से समझो यार, नाम से समझो, प्रोड्यूसर यानी क्या, जो खाना खुद प्रोड्यूस कर सकता है, सिंथेसाइज कर सकता है, दैट विल बी योर फर्स्ट ट्रोफिक लेवल। उसके बाद में सेकेंड ट्रोफिक लेवल, सेकेंड ट्रोफिक लेवल में बेटा क्या होगा, यहाँ पर कंज्यूमर आ जाएगा, फर्स्ट कंज्यूमर। फर्स्ट कंज्यूमर इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्राइमरी कंज्यूमर। क्या बोलेंगे इसको, प्राइमरी कंज्यूमर। उसके बाद में जो थर्ड ट्रोफिक लेवल रहेगा, ये थर्ड ट्रोफिक लेवल में सेकेंडरी कंज्यूमर, यानी सेकेंड कंज्यूमर आ जाएगा, सेकेंडरी कंज्यूमर आ जाएगा। समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब है कि थर्ड ट्रोफिक लेवल में हमें एनर्जी निकालनी है। नाम से समझो सेकेंडरी कंज्यूमर, यहाँ पे काफी बच्चे कंफ्यूज होकर सेकेंड ट्रोफिक लेवल समझ लेंगे इसको कि अच्छा फर्स्ट ट्रोफिक लेवल में अगर 5000 है तो सेकेंड ट्रोफिक लेवल में एक जीरो निकाल लेना है। ऐसा नहीं करना है, ठीक है, ऐसा नहीं करना है। आपको क्या पूछा गया है, सेकेंडरी कंज्यूमर में कितनी एनर्जी होगी। इसका मतलब है यर थर्ड ट्रोफिक लेवल नीड्स टू बी कैलकुलेटेड एंड नॉट द सेकेंड ट्रोफिक लेवल, क्योंकि सेकेंड ट्रोफिक लेवल में तो बेटा प्राइमरी कंज्यूमर बैठा हुआ है, हमें पहचानना है सेकेंडरी कंज्यूमर की एनर्जी। एंड दैट इज व्हाई आपको 5000 मिलेगा इन द प्रोड्यूसर। तो आपको क्या करना है, जैसे जैसे 10% लॉ क्या कहता है, 10% लॉ यही कहता है कि हर एक ट्रोफिक लेवल के बाद में देयर इज ओनली 10% ऑफ द एनर्जी ट्रांसफर्ड, 10% ऑफ द एनर्जी ट्रांसफर्ड। पॉइंट टू बी नोटेड, यहाँ पर 10% एनर्जी ट्रांसफर होती है, नॉट लॉस्ट। लॉस्ट कितनी होती है, 90% लॉस्ट हो जाती है। सिर्फ और सिर्फ 10% एनर्जी गेट्स ट्रांसफर्ड। इसका मतलब है अगर फर्स्ट ट्रोफिक लेवल में 5000 है तो इसी का 10% दैट इज 500 ही यहाँ पर होगा, 500 जूल ही यहाँ पर होगा। आपको बेसिक कैलकुलेशन करना है, आपको ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक जीरो निकाल दो। तो सेकंड ट्रोफिक लेवल में कितना बचा, 500। यहाँ पे भी अभी थर्ड में जाने के लिए उसको एक जीरो निकालना होगा, दैट इज 50। समझ में आ गया आपको? मतलब जैसे जैसे आप एक ही लॉजिक अप्लाई करो कि जैसे जैसे एक ट्रोफिक लेवल से दूसरे ट्रोफिक लेवल, दूसरे से तीसरे, तो जैसे जैसे ट्रोफिक लेवल में वो आगे जाएगा ना, आपको सिर्फ और सिर्फ एक जीरो निकालते जाना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास 10,000 जूल है, ठीक है, एक और एग्जाम्पल से समझ लो इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पर अगर मेरे पास 10,000 जूल है फर्स्ट ट्रोफिक लेवल में, तो सेकंड ट्रोफिक लेवल में कितना होगा, 1000 होगा। समझ में आ रहा है? मैंने सिर्फ और सिर्फ एक जीरो को निकाल दिया। अब यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर 100 जूल होगा। समझ में आ गया? तो क्या किया मैंने, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक एक जीरो निकालती गई, जिससे मुझे नेक्स्ट ट्रोफिक लेवल की एनर्जी मिल जाएगी। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, आंसर विल बी 50 जूल। समझ में आ गया? तो यहाँ पर दो ट्रिक्स थे, एक तो आपको निकालने आना चाहिए कि कितना 10% होगा, तो आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ एक जीरो निकाल देना है। एंड नेक्स्ट ट्रिक वाज टू अंडरस्टैंड कि यार सेकेंडरी ट्रोफिक लेवल, सेकेंडरी कंज्यूमर मतलब क्या, कि थर्ड ट्रोफिक लेवल। सेकेंडरी कंज्यूमर मतलब सेकेंड ट्रोफिक लेवल नहीं, सेकेंडरी कंज्यूमर मतलब थर्ड ट्रोफिक लेवल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ स्पर्मेटिड्स टू स्पर्मेटोजोआ। अब ध्यान से समझो, व्हाट इज स्पर्मेटिड्स एंड स्पर्मेटोजोआ। ये हम स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस में समझते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर का क्वेश्चन है ये।
ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर में देखो एक चार्ट दिया गया है हमारी टेक्स्ट बुक में, यहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस का चार्ट दिया गया है, यहाँ पर oogenesis का चार्ट दिया गया है। यस और नो? सारे बच्चे एनसीईआरटी खोलकर बैठेंगे, आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि यार स्पर्मेटिड्स से स्पर्मेटोजोआ बन गया और ये प्रोसेस को हम बुलाते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। क्या बुलाते हैं? स्पर्मियोजेनेसिस। अब स्पर्मेटिड्स जो होते हैं ना, ये होते हैं नॉन मोटाइल इन नेचर एंड स्पर्मेटोजोआ होते हैं मोटाइल इन नेचर। नाउ व्हाट इज नॉन मोटाइल? नॉन मोटाइल मतलब उनके पास ना पूंछ नहीं होती है। अब हमें पता है कि यार स्पर्म तो पूंछ के बिना तो अधूरा है ना? स्पर्म तो पूंछ के बिना अधूरा है, वो तो चल ही नहीं पाएगा, तो स्पर्म के पास टेल तो होनी जरूरी है। तो जो स्पर्मेटोजोआ होगा ना, उसमें टेल ऐड किया जाता है। पहले वो जो था दैट इज स्पर्मेटिड, वो नॉन मोटाइल था, उसके पास कोई टेल नहीं थी। तो जब उसको मोटाइल बनाया गया, जब उसको थोड़ा मेच्योर बनाया गया, किसको? स्पर्मेटिड को, तो स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ का जो सफर होता है वो प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। अब एक बार स्पर्मेटोजोआ बन गए तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से जब उसको निकाला जाएगा, स्पर्मेटिड को जब रिलीज किया जाता है, जब भी ये वर्ड आएगा ना रिलीज, दिस वर्ड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब ये रिलीज वर्ड आएगा, रिलीज वर्ड से समझ जाना कि इट इज टॉकिंग अबाउट स्पर्मिएशन। तो स्पर्मिएशन एंड स्पर्मियोजेनेसिस दोनों अलग अलग प्रोसेसेस है। स्पर्मियोजेनेसिस में बेटा क्या हो रहा है? स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बन रहा है। क्लियर है ये चीज? अगर मैं पूछूं कि स्पर्मिएशन क्या है, स्पर्मिएशन में आप बोलोगे कि रिलीज ऑफ स्पर्मेटोजोआ हो रहा है। समझ में आ गया? ये दूसरा टर्म। तीसरा टर्म ये है दैट इज स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब क्या? कि प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म। प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म मतलब ये जो स्पर्मेटोजेनेसिस का पूरा चार्ट है ना अपनी एनसीईआरटी में, पूरा प्रोसेस स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, स्पर्मेटोगोनिया से लेकर स्पर्मेटोजोआ का जो सफर है, पूरा प्रोसेस, वो पूरे प्रोसेस को हम बुलाते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, चलो मॉरल ऑफ द स्टोरी करेंगे। पूरे प्रोसेस को हम क्या बुलाते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस। अगर मैं पूछूं कि स्पर्मियोजेनेसिस क्या है, तो आप बोलोगे स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ। ठीक है, थर्ड प्रोसेस दैट इज स्पर्मिएशन। स्पर्मिएशन में क्या हो रहा है? अब जो फाइनल प्रोडक्ट है अपना दैट इज स्पर्मेटोजोआ, ये स्पर्मेटोजोआ को जब निकाला जाता है, रिलीज किया जाता है फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, यही रिलीज वाले प्रोसेस को हम क्या बुलाते हैं? स्पर्मिएशन बुलाते हैं। अंडरस्टूड है? तीनों प्रोसेसेस में आपको बहुत ही ट्रिक किया जाएगा, पर आपको ट्रिक नहीं होना। ठीक है, ये तीनों प्रोसेसेस आपको याद होनी चाहिए। स्पर्मियोजेनेसिस क्या है, स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है एंड स्पर्मिएशन क्या है, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, आइडेंटिफाई द करेक्ट। देखो यहाँ पर जब भी कीवर्ड्स हो ना, एक हैबिट बना लो कि जब भी आपको क्वेश्चन में ऐसे कीवर्ड्स दिखे कि आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, आइडेंटिफाई द ट्रू स्टेटमेंट, समझ में आ रहा है? तो ऐसे कीवर्ड्स को हमेशा आप ब्लॉक कर लो या तो अंडरलाइन कर लो। इससे आपकी सिली मिस्टेक बहुत ही लेवल पे कम हो जाएगी। जो बच्चों की कॉमन प्रॉब्लम होती है कि मेरी सिली मिस्टेक बहुत होती है, तो ट्राई टू यूज दिस टेक्निक, आपकी सिली मिस्टेक बहुत ही कम हो जाएगी। अब यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ते हैं, आइडेंटिफाई द करेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग अमॉन्ग द फॉलोइंग। अब यहाँ पर क्या करना है? मुझे कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग रूल अप्लाई करना है। व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग रूल? सिंपल भाषा में मैं आपको बताऊं तो इट इज शादी। इट इज नथिंग बट शादी। शादी किसकी होती है? प्यूरिन की शादी होती है विद पिरिमिडीन। किसकी शादी होती है? प्यूरिन की शादी होती है विद पिरिमिडीन। अब प्यूरिन मेरे पास कौन कौन से है? प्यूरिन मेरे पास ए है, प्यूरिन मेरे पास जी है, राइट? प्यूरिन मेरे पास ए और जी है। पिरिमिडीन में मेरे पास, अगर मैं डीएनए की बात करूं स्पेसिफिकली, तो मेरे पास थाइमीन है, मेरे पास साइटोसिन है, राइट? तो बस यहाँ पर इन दोनों की शादी करवा देते हैं। एडेनिन की शादी होती है विद थाइमीन, ग्वानिन की शादी होती है विद साइटोसिन। समझ में आ गया? तो एडेनिन विल ऑलवेज बाइंड विद थाइमीन, ग्वानिन विल ऑलवेज बाइंड विद साइटोसिन। बस यही हमें ऑप्शंस में देखना है। तो प्यूरिन जो है दैट इज एडेनिन, एडेनिन और थाइमीन की जोड़ी बनी, एडेनिन और थाइमीन की जोड़ी बनी एंड साइटोसिन एंड ग्वानिन की जोड़ी बनी। तो ये ऑप्शन सी एकदम करेक्ट अपना ऑप्शन हो जाएगा। एक और चीज याद रखना, अगर आपको हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में पूछे कि एडेनिन और थाइमीन के बीच में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो आप क्या बोलोगे? इट इज 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। कितने हाइड्रोजन बॉन्ड है?
2 हाइड्रोजन बॉन्ड। अगर आपको पूछे कि गुआनिन और साइटोसिन के बीच में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड है तो आप बोलोगे 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। समझ में आ गया, ये चीज याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, देखो यहाँ पर कीवर्ड आ गया, मैं इसको अंडरलाइन कर लूंगी, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। चलिए रिवाइज करते हैं, व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन यानी क्या? ट्रांसक्रिप्शन यानी आप डीएनए से क्या बना रहे हो? आरएनए बना रहे हो। डीएनए से क्या बना रहे हो? आरएनए बना रहे हो। ये जो ट्रांसक्रिप्शन है बेटा, इसमें 3 प्रोसेस होती है। एक तो इनिशिएशन है, दूसरा इलोंगेशन है एंड तीसरा टर्मिनेशन है, राइट। इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। अब इनिशिएशन में क्या होता है? इनिशिएशन में जो आरएनए पॉलीमरेज है वो बोलता है यार अकेले मेरे से तो नहीं हो पाएगा, अकेले मेरे से डीएनए से आरएनए तो नहीं बन पाएगा, मैं स्टार्ट नहीं कर सकता, राइट। स्टार्ट के लिए मुझे एक फैक्टर लगेगा, दैट इज सिग्मा फैक्टर। सिग्मा आंटी को बुलाया जाता है। सिग्मा आंटी आती है और स्टार्ट कर देती है ट्रांसक्रिप्शन। उसके बाद में सेकंड प्रोसेस दैट इज इलोंगेशन। इसमें क्या होता है? इसमें तो इलोंगेशन होता है, मतलब जो आरएनए बनाने की प्रक्रिया है वो खुद आरएनए पॉलीमरेज कंटिन्यू कर लेता है। उसके बाद में वो स्टॉप होने का नाम ही नहीं लेता, है ना, स्टॉप होने का नाम ही नहीं लेता। इसलिए स्टॉप करने के लिए एक और आंटी को बुलाया जाता है, दैट इज रो आंटी, दैट इज रो फैक्टर। तो रो फैक्टर आएगा और टर्मिनेट कर देगा, बोल देगा स्टॉप हो जाओ, बस हो गया। तो यहाँ पर कौन कौन से, यहाँ पर हीरो हीरोइन कौन है? एक तो है सिग्मा आंटी, दूसरी हीरोइन है अपनी रो आंटी, और एक हीरो है दैट इज आरएनए पॉलीमरेज। क्या इसमें कोई डीएनए पॉलीमरेज आया? नहीं आया, राइट। तो इसका मतलब है कि आरएनए पॉलीमरेज है पिक्चर में, डीएनए पॉलीमरेज नहीं है पिक्चर में। प्रमोटर है, यस प्रमोटर है। टर्मिनेटर है, यस टर्मिनेटर भी है, क्योंकि सिग्मा फैक्टर जो सिग्मा आंटी आती है वो प्रमोटर के यहाँ पर आती है और रो आंटी टर्मिनेटर के यहाँ पर आती है। समझ में आ गया? तो यहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज विल बी योर करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो कॉल्ड एज ब्रूअर्स यीस्ट। अब ब्रूअर्स यीस्ट यानी क्या? ब्रूइंग पता है आपको? ब्रूइंग, बेकिंग। तो बेकिंग और ब्रूइंग, देखो इस ना यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको पहचानना है। पहले तो आप लोग थोड़ा सा सोचिए कि यार ब्रूअर्स यीस्ट, बेकर्स यीस्ट, इसके 2 नाम है ना। एक तो ब्रूअर्स यीस्ट भी बोलते हैं और बेकर्स यीस्ट भी बोलते हैं, क्योंकि ये बेकिंग इंडस्ट्री में भी बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। ब्रेड मेकिंग इंडस्ट्री, वाइन इंडस्ट्री, बियर इंडस्ट्री, ये सब में ब्रूअर्स यीस्ट, और उसको बेकर्स यीस्ट भी बोलते हैं। एंड दैट इज नन अदर देन सैक्रोमाइसिस सेरेविशिए, राइट। सैक्रोमाइसिस सेरेविशिए क्या है? अपना यीस्ट है, जो कि हम ब्रूअर्स यीस्ट या तो बेकर्स यीस्ट नाम से भी जानते हैं। अब दूसरे जो है, इन सबका तो अलग अलग प्रोडक्शन है, राइट। अब जैसे कि अगर मैं पूछूं कि ये जो बैक्टीरिया है ये क्या बनाता है, तो आप बोलोगे ब्यूटेरिक एसिड बनाता है। ये ना माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर का फेवरेट क्वेश्चन है। आपको कोई भी माइक्रोब का नाम दे देंगे और बोलेंगे कि इसका प्रोडक्ट बताओ, तो ये जो है इसका क्या प्रोडक्ट है? इट इज ब्यूटेरिक एसिड, इट इज ब्यूटेरिक एसिड। अब दूसरा है एसिटोबैक्टर एसिटी, ये क्या बनाता है बेटा? एसिटिक एसिड बनाता है, राइट, एसिटिक एसिड बनाता है। दूसरा एस्परजिलस नाइगर, ये क्या बनाता है? सिट्रिक एसिड बनाता है। ये भी इजी था, राइट। तो ये सभी माइक्रोब्स के ना आपको पता होने चाहिए कि क्या प्रोडक्ट बनाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अमेंसालिज्म इज एन एसोसिएशन बिटवीन 2 स्पीशीज वेयर। अब अमेंसालिज्म क्या है? ये ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन चैप्टर का क्वेश्चन है, राइट। यहाँ पर अमेंसालिज्म है, फिर अपने पास म्यूचुअलिज्म है, कमेंसालिज्म है, पैरासिटिज्म है, फिर कंपटीशन है। ये सारे जो रिलेशनशिप्स है, ये रिलेशनशिप्स में आपको पता होना चाहिए कि ऑर्गेनिज्म या स्पीशीज में क्या होता है। अब अगर मैं बात करूं अमेंसालिज्म की, तो अमेंसालिज्म में एक स्पीशीज हार्म होती है और दूसरी जो स्पीशीज होगी वो अनअफेक्टेड रहेगी। तो बस यहाँ पर यही ऑप्शन ऐसा देखना है जहां पर एक हार्म होगा और दूसरा अनअफेक्टेड होगा। तो कौन सा हार्म है और कौन सा अनअफेक्टेड? देखो यहाँ पर ऑप्शन बी यही डिस्क्राइब कर रहा है, वन स्पीशीज इज हार्म्ड एंड अदर इज अनअफेक्टेड। तो अपना करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। द फैमिली पेडिग्री ऑफ क्वीन विक्टोरिया आर known to have descendants of a particular disease. The disease was. अब ये प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस वाले चैप्टर से और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये ना, काफी मतलब
ऐसा नाम ही दे दिया गया था वो डिजीज को, क्योंकि क्वीन विक्टोरिया में पाया गया था, वेरी वेरी रॉयल डिजीज, क्योंकि इसका नाम है रॉयल डिजीज। क्या बोलते उसको? रॉयल डिजीज, क्योंकि ये रॉयल खानदान में आया हुआ था, रॉयल खानदान का ये डिजीज है, दैट इज हीमोफीलिया, राइट? हीमोफीलिया। हीमोफीलिया इज ऑल्सो कॉल्ड एज रॉयल डिजीज। इसमें क्लॉटिंग फैक्टर्स नहीं होने के कारण ब्लड क्लॉटिंग रुक जाती है, ठीक है? हीमोफीलिया जिसको भी होता है उसके ब्लड में क्लॉटिंग फैक्टर्स की कमी हो जाती है या तो नहीं होते हैं, जिसके कारण उनका जो ब्लड है वो क्लॉट नहीं होता, राइट? ब्लड इज ऑलवेज फ्लोइंग, तो जब भी कट आता है तो फिर वो बहुत मुश्किल में पड़ जाते हैं, दैट इज हीमोफीलिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग? नाउ फर्टिलाइजेशन आर ऑफ टू टाइप्स, वी नो कि या तो फर्टिलाइजेशन, सबसे पहले तो फर्टिलाइजेशन होता क्या है ये चीज समझते हैं यार। फर्टिलाइजेशन यानी क्या? फर्टिलाइजेशन यानी फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फ्यूजन ऑफ फीमेल गैमेट, यही सम्मेलन को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। अब ये फर्टिलाइजेशन अगर बॉडी के अंदर हुआ, बॉडी के अंदर हुआ तो उसको हम बोलेंगे इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अगर यही फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर हुआ तो इसको हम बोलेंगे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। हमें पता है कि यार बोनी फिशेस हो गए, दैट इज ऑस्ट्रिच थीस, हमने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है कि ऑस्ट्रिच थीस करके रहता है, फिर कॉन्ड्रिच थीस करके रहता है। तो ऑस्ट्रिच थीस क्या है? ऑस्ट्रिच थीस मतलब बोनी फिशेस, कॉन्ड्रिच थीस मतलब कार्टिलेजिनस फिशेस। जो बोनी फिशेस होते हैं उनका एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, वो एग और स्पर्म पानी में रिलीज करते हैं और वही पानी में ही फर्टिलाइजेशन होता है। सेम गोज विथ एम्फीबियंस, राइट? एम्फीबियंस में, फिशेस में, फिर एल्गे में, ये सभी में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इज सीन, पानी में इनका फर्टिलाइजेशन हो रहा है। दैट इज ऑल ऑफ द अबव, राइट? ऑल ऑफ द अबव विल बी योर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी में स्पॉइल अवर हेल्थ? हेल्थ, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज वाले चैप्टर का क्वेश्चन है। ईटिंग जंक फूड, मेंटेनेंस ऑफ फूड एंड वाटर हाइजीन, प्रैक्टिसिंग योगा, रेगुलर एक्सरसाइज। अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो फिर हेल्थ प्रॉब्लम थोड़ी होगी, है ना? स्पॉइल थोड़ी होगा हेल्थ। प्रैक्टिसिंग योगा, ये भी, इससे तो हेल्थ और अच्छी होगी, राइट? अगर आप मेंटेन कर पा रहे हो फूड एंड वाटर हाइजीन तो इससे भी हेल्थ बढ़िया होगी। पर अगर आप जंक फूड खा रहे हो तो फिर आपकी हेल्थ बिगड़ जाएगी। दैट इज वाई ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। ट्यूबेक्टोमी, ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर का क्वेश्चन, राइट? रिप्रोडक्टिव हेल्थ का क्वेश्चन। तो ट्यूबेक्टोमी इज अ मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन इन विच, ट्यूबेक्टोमी, देखो स्टेरिलाइजेशन मेथड, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में हम पढ़ते हैं कि अगर आपको सर्जिकल मेथड करना है तो सर्जिकल मेथड में अगर वो मेल में हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं वसेक्टोमी। क्या बोलते हैं उसको? वसेक्टोमी, विच हैपेंस इन केस ऑफ मेल्स। अगर हम बोले कि फीमेल में हो रहा है तो उसको बोलते हैं ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी हैपेंस इन फीमेल्स। अब एक बात बताओ, अगर वसेक्टोमी मेल्स में हो रहा है तो मेल्स में कौन सी ट्यूब्स होती है? वास डिफरेंस होती है। तो अगर मैं वसेक्टोमी की बात करूं तो वसेक्टोमी में वास डिफरेंस इज कट एंड टाइड। अगर मैं ट्यूबेक्टोमी की बात करूं तो उनमें कौन सी ट्यूब्स है? फेलोपियन ट्यूब है, तो फेलोपियन ट्यूब इज कट एंड टाइड इन केस ऑफ फीमेल्स और उसी को हम बोलते हैं ट्यूबेक्टोमी। चलिए ऑप्शंस रीड करेंगे। स्मॉल पार्ट ऑफ द फेलोपियन ट्यूब इज रिमूव्ड एंड टाइड अप, मुझे तो मिल गया है आंसर, राइट? आगे तो देखने की भी जरूरत नहीं है। ओवरीज आर रिमूव्ड नहीं, स्मॉल पार्ट ऑफ द वास डिफरेंस नहीं। वास डिफरेंस की बात करें तो इसको हम बोलेंगे वसेक्टोमी, इसको हम ट्यूबेक्टोमी नहीं बोलेंगे। याद रखना बहुत ही सिंपल है, वास डिफरेंस है तो वसेक्टोमी, ट्यूब्स है, फेलोपियन ट्यूब्स है तो ट्यूबेक्टोमी, ठीक है? एकदम एकदम इजी है, याद रखना। यूट्रस इज रिमूव्ड नहीं, यूट्रस इज रिमूव्ड तो हिस्टेरेक्टोमी बोलते हैं, इसको ट्यूबेक्टोमी नहीं कहते। तो अपना आंसर हो गया ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द इवेंट्स ऑफ द ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल इन करेक्ट सीक्वेंस। अब यहाँ पर हमें रिप्रोडक्टिव साइकिल फीमेल्स का देखना है। चलिए ए टू ई इवेंट्स दिए गए हैं, वी हैव टू अरेंज इट इन द असेंडिंग ऑर्डर। सिक्रीशन ऑफ एफएसएच, एक बार एफएसएच इंक्रीज हो गया तो एफएसएच क्या करता है? नाम समझो, एफएसएच मतलब क्या? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब अगर फीमेल्स की बात करें तो उनके फॉलिकल्स को हम क्या बुलाते हैं?
ओवेरियन फॉलिकल्स बुलाते हैं। इसका मतलब है FSH इंक्रीज हुआ तो उसके बाद में ये कहां पर अफेक्ट करेगा, ओवेरियन फॉलिकल्स पे अफेक्ट करेगा, जिससे oogenesis विल हैपन एंड दैट इज व्हाई नेक्स्ट प्रोसेस विल बी और ग्रोथ ऑफ फॉलिकल्स एंड oogenesis। तो इसका मतलब है कि ए के बाद में सी आना चाहिए। देखते हैं ऑप्शंस, ए के बाद में सी, एक ही ऑप्शन कह रहा है, ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। मुझे आगे देखने की भी जरूरत नहीं पड़ी, तो क्योंकि हम लोग थोड़े अच्छे बच्चे, तो हम लोग आगे भी देख लेंगे कि करेक्ट ऑप्शन मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा। अब एक बार अगर फॉलिकल स्टिमुलेट हो गए, ग्रोथ हो गया, oogenesis हो गया, तो उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद में LH की बारी आएगी, राइट, LH की बारी आएगी। LH क्या करेगा, LH विल स्टिमुलेट अदर सेल्स। LH से क्या होगा, LH सर्ज होगा, LH सर्ज होगा। LH सर्ज में कौन सा इवेंट होता है, ओव्यूलेशन होता है, राइट, ओव्यूलेशन होता है। ओव्यूलेशन हैपेंस इन द 14th डे। जैसे ही ओव्यूलेशन होगा बच्चों, ओव्यूलेशन के बाद में ग्राफियन फॉलिकल से सेकेंडरी oocyte का रिलीज हो जाएगा और वही जो बचा कुचा रिमेनिंग पार्ट ऑफ द ग्राफियन फॉलिकल है वो बन जाएगा अपना कॉर्पस लूटियम। और ये कॉर्पस लूटियम क्या बनाएगा, प्रोजेस्टेरॉन। याद आ रहा है आपको, प्रोजेस्टेरॉन बनाएगा। तो यहाँ पर अपना आंसर हो गया ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। A couple is unable to bear a child despite having unprotected coitus. They decided to have a test tube baby. On being diagnosed, doctor advised them for a technique which requires transfer of embryo with more than 8 blastomeres. ये चीज को बहुत ध्यान में रखनी है हमें। more than 8 blastomeres तक के स्टेज तक उसको अगर ग्रो करवाया है वाया टेस्ट ट्यूब, ठीक है। वो टेस्ट ट्यूब बेबी में क्या होता है, टेस्ट ट्यूब बेबी मतलब क्या, IVF, राइट, IVF। अब IVF दो प्रकार के हो सकते हैं, या तो वो गिफ्ट होगा या तो वो जिफ्ट होगा, या तो वो गिफ्ट होगा या तो वो जिफ्ट होगा। अब जिफ्ट में भी आपके पास दो ऑप्शंस मिलते हैं। जिफ्ट में आप जाइगोट बनाओगे, पर जाइगोट के भी दो प्रकार हो सकते हैं, या तो वो लेस देन 8 ब्लास्टोमियर है या तो वो मोर देन 8 ब्लास्टोमियर है। अगर बच्चों वो लेस देन 8 ब्लास्टोमियर है तो इसमें आप फेलोपियन ट्यूब में उसको ट्रांसफर करवा सकते हैं, क्योंकि अभी भी वो इनिशियल स्टेज में, अभी भी वो बड़ा नहीं हुआ। जाइगोट बन गया, फ्यूजन हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया और जाइगोट बन गया। अब वो जाइगोट अगर वो 8 ब्लास्टोमियर के अंदर के स्टेज में है, क्योंकि वो जाइगोट बनते ही क्लीवेज फॉर्मेशन चालू कर देगा और वो क्लीवेज फॉर्मेशन में वो अपना अपना स्टेजेस बनाएगा, ब्लास्टोमियर्स बनाएगा। तो 8 ब्लास्टोमियर इज द लिमिट। अगर उसके अंदर तक उसका क्लीवेज हो रहा है तो हम लोग फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर सकते हैं। पर अगर वो 8 ब्लास्टोमियर के आगे बढ़ गया तो उसको फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर नहीं कर सकते। कहां पर करेंगे हम लोग ट्रांसफर, इसको यूट्रस में ट्रांसफर करेंगे। ये चीज याद रखनी है, इसके ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं कि अगर वो 8 ब्लास्टोमियर के अंदर के स्टेज में है, इनिशियल स्टेजेस में है, तो उसको हम लोग फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर सकते हैं। पर अगर वो 8 ब्लास्टोमियर के आगे वाले स्टेज में पहुंच चुका है, इसका मतलब है थोड़ा बड़ा हो चुका है, तो अभी हम लोग फेलोपियन ट्यूब में नहीं डाल सकते, अभी उसको इम्प्लांटेशन करना है, राइट। नेक्स्ट प्रोसेस इज इम्प्लांटेशन आफ्टर फर्टिलाइजेशन, नेक्स्ट इज इम्प्लांटेशन। तो इम्प्लांटेशन तो फेलोपियन ट्यूब में नहीं होने वाला, कहाँ पर होने वाला, यूट्रस में ही होने वाला ना, एंडोमेट्रियम की लाइनिंग में। एंड दैट इज द रीजन हम 8 ब्लास्टोमियर के ज्यादा वाले स्टेज में फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर नहीं करते। कहाँ पर करते, यूट्रस में ट्रांसफर करते। समझ में आ रहा है आपको, यूट्रस में ट्रांसफर करते हैं। एंड दैट इज यहाँ पर ऑप्शन होगा IUT, दैट इज इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। ICSI मतलब क्या, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। ये तो कोई प्रोसेस नहीं है इसमें, राइट। यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, IVF कर रहे हो, यहाँ पर ICSI तो नहीं कर रहे, राइट। तो ये तो होने से रहा। IUT या तो जिफ्ट होगा, ये दोनों में से होगा। पर जिफ्ट कब यूज होगा, जिफ्ट जब आप फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर रहे हो बेटा, पर यहाँ पर आप यूट्रस में ट्रांसफर कर रहे हो, दैट इज IUT, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। AI मतलब क्या, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, ये भी अलग प्रोसेस है, इसमें यूजफुल नहीं है। एंड दैट इज वाई अपना करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, कोकोनट वाटर फ्रॉम अ टेंडर कोकोनट इज, कोकोनट वाटर, कोकोनट वाटर क्या होता है, टेंडर कोकोनट, जो ग्रीन कलर का कोकोनट मिलता है हमें, वो ग्रीन कलर के कोकोनट में जो पानी है ना, दैट इज नथिंग बट एंडोस्पर्म, दैट इज नथिंग बट एंडोस्पर्म। फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है। देखो हमें पता है एक तो एंडोस्पर्म रहता है, दूसरा एम्ब्रियो रहता है। तो एम्ब्रियो को सपोर्ट करने के लिए, नरिशमेंट प्रोवाइड करने के लिए देयर इज एंडोस्पर्म ऑलवेज देयर।
एंड कोकोनट वाटर में जो वाटर है दैट इज सर्विंग एज द एंडोस्पर्म, जो कि उसको न्यूट्रिशन दे रहा है ग्रोइंग एम्ब्रियो को। न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड कर रहा है? वाटर प्रोवाइड कर रहा है, दैट इज कोकोनट वाटर। ये याद रखना है आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द शेयर्ड टर्मिनल डक्ट ऑफ द रिप्रोडक्टिव एंड यूरिनरी सिस्टम इन द ह्यूमन मेल। ह्यूमन मेल में बच्चों एक ही कॉमन डक्ट रहता है, फीमेल में नहीं, सिर्फ और सिर्फ ये ह्यूमन मेल में पाया जाता है। और वो कॉमन डक्ट को हम क्या बुलाते हैं? इट इज कॉल्ड एज यूरेथ्रा, राइट? इट इज कॉल्ड एज यूरेथ्रा। यूरेथ्रा आपको ना रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी देखने को मिलेगा। आप मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम देखिए, उसमें आपको यूरेथ्रा का लेबलिंग दिख जाएगा। दूसरा आपको एक्सक्रीटरी सिस्टम में भी देखने को मिल जाएगा, एक्सक्रीटरी सिस्टम में भी आपको देखने को मिल जाएगा। इसका मतलब है कि यूरेथ्रा इज द कॉमन पैसेज जिसमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम में स्पर्म्स भी यहीं से ट्रैवल होंगे एंड यूरिन भी यहीं से ट्रैवल होगा। यूरेथ्रा इज द कॉमन पैसेज जिसमें से स्पर्म्स भी ट्रैवल होंगे एंड यूरिन भी ट्रैवल होगा, एंड दैट इज व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड एज यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट। यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट, यूरो मतलब क्या कि एक्सक्रीटरी सिस्टम में भी इसका योगदान है, और जेनाइटल मतलब रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी उसका योगदान है। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन। A foreign DNA and plasmid cut by the same restriction endonuclease can be joined to form a recombinant plasmid, and that is what? अगर देखो join जब भी वर्ड आए ना, आपको ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। join वाली फेविकॉल वाली एंजाइम एक ही अपने पास, जो आप डीएनए रेप्लिकेशन में भी यूज करते हो, ठीक है, वही एक एंजाइम का नाम है। और यहाँ पे भी आप रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस और ये सबको जोड़ने के लिए भी आप एक ही फेविकॉल एंजाइम का नाम लेते हो। फेविकॉल एंजाइम एक ही अपने पास, एंड दैट इज लाइगेज, राइट? लाइगेज एक ही नाम आना चाहिए जब भी फेविकॉल वर्ड आए। फेविकॉल वर्ड तो नहीं आएगा, बट जब भी जॉइन वर्ड आए कि इसको जोड़ना है, इसको जोड़ना है, तो बायोलॉजी में जब भी आपको जोड़ना होता है, जोड़नी होती है चीजें, एंड दैट इज नन अदर देन फेविकॉल एंजाइम, दैट इज लाइगेज एंजाइम, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। इफ प्लस साइन इज असाइन्ड टू बेनिफिशियल इंटरैक्शन, प्लस मतलब क्या? बेनिफिशियल, एंड नेगेटिव मतलब कि जिसको हार्म हो रहा है। तो ऐसे वाले कंडीशन जहां पर प्लस और माइनस हो, देखो यहाँ पर प्लस एंड माइनस का रिलेशनशिप आपको पूछा गया है कि प्लस और माइनस, एक स्पीशीज को बेनिफिट हो रहा है और दूसरे स्पीशीज को हार्म हो रहा है। तो ऐसे वाले रिलेशनशिप जहां पर एक को प्लस हो रहा है दूसरे को माइनस हो रहा है, वैसे वाले रिलेशनशिप को हम क्या बोलते हैं? इट इज कमेंसालिज्म। नहीं, कमेंसालिज्म में क्या होता है? एक पॉजिटिव और दूसरा अनअफेक्टेड, राइट? अनअफेक्टेड, अनअफेक्टेड होता तो जीरो लिखा जाता, पर क्योंकि यहाँ पर माइनस दिया गया है तो आपको प्रॉपरली देखना है। पैरासिटिज्म है क्या? यस, पैरासिटिज्म है। पैरासिटिज्म में क्या होता है? जो आपके ऊपर पेस्ट आता है उसको क्या है? उसके तो मजे है ना, उसको तो पॉजिटिव है, उसको तो बेनिफिट मिल रहा है, पर आपको क्या हो रहा है? हार्म हो रहा है, राइट? आपको क्या हो रहा है? हार्म हो रहा है। जैसे कि जू, अभी जू जब बाल में घुस जाती है, घुस मतलब अंदर तो नहीं जाती पर ऊपर तो रहती है, राइट? तो ऊपर जब रहती है उसको तो अपना नरिशमेंट मिल रहा है, न्यूट्रिशन मिल रहा है, तो उसका तो पेट भरा भरा है, उसको पॉजिटिव बेनिफिट मिल रहा है। पर हमको क्या हो रहा है? हमको तो हार्म हो रहा है ना, हमको तो हार्म हो रहा है, एंड दैट इज व्हाई वी आर नेगेटिव, एंड दैट रिलेशनशिप इज कॉल्ड एज पैरासिटिज्म। चलिए, एंड योर वी कम टू एन एंड टू दिस सेशन। खत्म, टाटा बाय बाय, मतलब हमारा सेशन खत्म हो चुका है। एंड दिस इज अवर टेलीग्राम चैनल का लिंक, आपको लिंक मिल जाएगा इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ठीक है? तो चेकआउट कर देना और वो टेलीग्राम ग्रुप में जरूर से जुड़ जाना, क्योंकि वहीं पर आपको सारे अपडेट्स मिलेंगे, बीट लेक्चर्स, बीट डीपीपी, बीट एनी ऐप नोटिफिकेशन, सारे ही नोटिफिकेशंस एंड अपडेट्स के लिए आपको जुड़ जाना है टेलीग्राम ग्रुप या टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है? सो दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। मैं एक और वीडियो लेकर आने वाली हूँ, बहुत सारे वीडियोस लेकर आने वाली हूँ, जहां पर मैं आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यूज, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ये सारे ही आपको वीडियोस मिल जाएंगे इन द चैनल इटसेल्फ। तो आपको अपडेटेड रहना है, ठीक है? चैनल पे प्लेलिस्ट सेक्शन में देख लेना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज कृषि दीदी signing off. See you all in the next session. Keep smiling. See you all in the next session. Till then, take care. Bye everyone.